Hello everyone, welcome back to O2IS Academy YouTube channel. So here we are in our Polity Byte series and आज हम एक और टॉपिक देखेंगे एंड दिस टॉपिक इज समथिंग विच इज़ रिलेटेड टू बेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसके लिए आज तक बहुत सारे केसेस हुए. दैट इज़ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. कॉन्स्टिट्यूशन का आधार, उसका बेसिक जो चीज़ है वो क्या है. सो आज के लेक्चर में हम यही पढ़ेंगे बिकॉज अब नाउ कमिंग लेक्चर्स में वी विल स्टडी द डिफरेंट पार्ट्स जैसे कि यूनियन, स्टेट एंड ऑल. तो सबका अपने अपने फंक्शंस है, लेकिन कौन से फंक्शंस ऐसे हैं जब लोग परफॉर्म करेंगे किस चीज़ को वो नहीं छेड़ सकते हैं. हमने अमेंडमेंट वाला चैप्टर किया जिसमें हमने बोला कि ये पर्टिकुलर चीज़ें हैं, उसमें आपने बेसिक स्ट्रक्चर सुना. बट द थिंग इज़ क्या बेसिक स्ट्रक्चर जो ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है वो पहले से डिफाइंड था कि वो लेटर ऑन डिफाइंड हुआ है. सो दैट इज़ ऑल वी स्टडी इन टूडेज लेक्चर. And whenever we study the basic structure of constitution, that we study the different cases in it. ठीक है, इस पर्टिकुलर चैप्टर के साथ आपके साथ जो होगा वो होंगे डिफरेंट केसेस जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि कैसे टाइम बिंग एक पार्लियामेंट ने कुछ किया एंड देन जुडिशरी ने कुछ किया एंड जुडिशरी के साथ साथ फिर कैसे अमेंडमेंट्स की गई और आज के टाइम पे क्या एक उसका शेप है बेसिक स्ट्रक्चर कॉन्स्टिट्यूशन को लेके, ये आज हम डिटेल में करेंगे. सो इस पर्टिकुलर लेक्चर की या फिर बाकी पॉलिटी बाइट सीरीज़ की पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं. प्लस आप O2IS अकेडमी का ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं जिसमें आपको डिटेल में बाकी ये पीडीएफ्स तो मिलेंगी, प्लस बाकी सब्जेक्ट्स के रिलेटेड भी यू विल गेट अ गुड स्टडी मटेरियल. सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज लेक्चर दैट इज रिलेटेड टू बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. तो जब आपने ये चीज़ देखा बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो बेसिकली इसका मतलब कि पहले हम देखते हैं कि ये डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है क्या. देन वी विल स्टडी कि कैसे ये थ्योरी आया, कहाँ से आया, कौन से केसेस इसको लेके आए. सो व्हेन वी स्टडी अबाउट द डॉक्ट्रीन ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर, तो देखिए द पार्लियामेंट अनलिमिटेड पावर. ठीक है, अब इस चीज़ को वी विल मार्क द वर्ड्स देन वी विल एक्सप्लेन कि कौन सी चीज़ कैसे डिफ्रेंशिएट करती है. पार्लियामेंट की अनलिमिटेड पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन इज सब्जेक्ट टू ओनली वन रिस्ट्रिक्शन, that is to should not dilute or violate the basic structure of the constitution, or the effects of the amendment should not be abrogating or disturbing in nature towards the basic structure. तो डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर में ये बोला बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन की जो अमेंडमेंट की पावर है वो किसके पास है, वो है सिर्फ और सिर्फ हमारी पार्लियामेंट के पास, स्टेट लेजिस्लेचर के पास नहीं. ये हमने बहुत क्लियरली अमेंडमेंट चैप्टर में पढ़ लिया था. नाउ द थिंग इज कि इसमें क्या है, डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ये बोलता है कि जो पार्लियामेंट की अमेंडमेंट की पावर है, जो कॉन्स्टिट्यूशन को वो अमेंड करेगा, उसको सिर्फ एक ही चीज़ लिमिट करती है, वो है हमारा बेसिक स्ट्रक्चर. जब हमने फंडामेंटल राइट्स पढ़े थे मैंने आपको एक चीज़ बोली थी कि ऐसा ना हो ना कोई चीज़ तो प्रोटेक्शन के लिए हो कि आप आज रात का कोई पर्टिकुलर फंडामेंटल राइट है एंड द नेक्स्ट सेम डे आपके पास वो फंडामेंटल राइट नहीं बचा हो. ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर का सिर्फ डेफिनेशन कि वो चाहता क्या है. नाउ सबसे पहले ये जो थ्योरी ओरिजिनेट हुई थी दैट इज़ अ वेरी सिंपल थिंग, ये सिर्फ आपके नॉलेज के लिए. वो सज्जन सिंह केस हुआ था 1965 में एंड जस्टिस मुधोलकर एक थे उसमें जिन्होंने इस पर्टिकुलर थ्योरी को ओरिजिनेट किया था. इसके बारे में सबसे पहली बार बात की थी एंड दैट वाज जो उन्होंने रेफरेंस लिया था दैट वाज 96 डिसीजन जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने दिया था. उसकी थ्योरी में हम डिटेल में नहीं जाएंगे कि पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट में क्या केस हुआ था, बट द थिंग इज जस्टिस मुधोलकर टेकन दिस पर्टिकुलर थ्योरी, इसका रेफरेंस वहाँ से. ओके, नाउ अब देखिए, अब हम पढ़ते हैं सबसे पहले आर्टिकल 368 जो हमने पहले पीछे वाले लेक्चर्स में भी किया है. सो आर्टिकल 368 क्या देता है, पार्लियामेंट को पावर किस चीज़ के लिए, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करने के लिए. ठीक है, बट आपको ये कौन सा हमने आर्टिकल देख रहे हैं, दिस आर्टिकल नंबर 368. बट आपको एक और आर्टिकल अगर याद होगा जब हमने फंडामेंटल राइट्स चैप्टर किया था दैट वाज आर्टिकल नंबर 13. उसमें ये बोला गया था कि आप किसी भी फंडामेंटल राइट, मतलब एक जो टर्म यूज़ की गई थी दैट वाज लॉ, इसको आप अमेंड नहीं कर सकते हैं, इसको आप नहीं छीन सकते हैं, फंडामेंटल राइट को आप नहीं छीन सकते हैं. ठीक है, बट आर्टिकल 368 बोलता है कि पार्लियामेंट में इन एक्सरसाइज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट पावर अमेंड द वे ऑफ एडिशन, वेरिएशन और रिपील एनी प्रोविजन. 368 बोलता है एनी प्रोविजन. 13 बोलता है कि आप फंडामेंटल राइट को नहीं ले सकते हैं. तो फंडामेंटल राइट अपने आप में कॉन्स्टिट्यूशन का ही पार्ट है, तो वो इस एनी के अंदर भी मेंशन्ड है. सो ऐसी कौन सी चीज़ हुई इन पर्टिकुलर में जो इस पर्टिकुलर चीज़ को डिफ्रेंशिएट करेगी. ओके
तो ये सारा जो कहानी स्टार्ट हुआ था दैट इज विद द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था 1951 में, जिसमें दैट वाज रिलेटेड टू कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी। इसके डिटेल में अगर हम ना जाए तो आपको इस चीज़ से ये समझना चाहिए दैट वाज रिलेटेड टू फंडामेंटल राइट ओनली, प्रॉपर्टी वाला जो था 31 आर्टिकल, ठीक है। तो अगर उसमें अमेंडमेंट कर दी दैट मीन्स हमारा आर्टिकल 13 की जो चीज़ थी वो तो खारिज होगी फिर, ठीक है। फंडामेंटल राइट ही इसमें अमेंड कर दिया गया। जब फंडामेंटल राइट को ही अमेंड कर दिया गया तो 13 बोल रहे हैं कि आप इसको अमेंड नहीं कर सकते हैं, बट 368 के साथ उन्होंने अमेंड कर दिया। बट द थिंग इज ये तो बात थी प्रॉपर्टी की, बट बाकी चीज़ें भी तो हैं, बाकी फंडामेंटल राइट्स भी तो हैं, बाकी कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स भी तो हैं। ऐसा तो पार्लियामेंट कुछ भी अमेंड कर देगी, फिर आपकी जो सिक्योरिटी है या जो आपकी डिग्निटी है उसको कौन सी चीज़ बताएगी? कोई तो चीज़ डिफाइन होना चाहिए ना कि इस पर्टिकुलर बाउंड्री के अंदर आप नहीं आ सकते हैं, दिस इज फिक्स्ड, ठीक है। लेकिन इसको फिक्स करेगा कौन? बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन में तो ऐसा कुछ भी नहीं था। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर केसेस। इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम पढ़ेंगे सिर्फ और सिर्फ केसेस, बिकॉज विद द केसेस ही आपका पूरा ये चैप्टर क्लियर होता है। उसी के साथ इसका शेप बदला था, जो पहले था एंड जो आज उसका शेप है दैट इज ऑल रिलेटेड टू द पर्टिकुलर सुप्रीम कोर्ट केसेस। बिकॉज जो चीज़ आर्टिकल्स में मेंशन नहीं है, जो चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन नहीं है, उसको कौन डिफाइन करेगा? उसको डिफाइन करेगा हमारा जुडिशरी। नाउ इट इज रिलेटेड टू पहला जो आप केस याद रखेंगे दैट इज शंकरी प्रसाद केस, जो हुआ था 1951 में, ठीक है। इसमें इन्होंने बोला था कि पार्लियामेंट के पास पावर है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के अंडर आर्टिकल 368 इंक्लूडिंग टू पावर टू अमेंड द फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। बिकॉज देखिए सिटीजन के लिए जो सबसे मेन आर्टिकल है या जो मेन एक जो पार्ट है आपके कॉन्स्टिट्यूशन में दैट इज पार्ट 3, ठीक है। अगर पार्ट 3 सही सलामत है तो आपका जो डेमोक्रेसी है, आपका जितने भी आपके अधिकार है, जो आपकी लाइफ है दैट इज़ वेल डिग्निफाइड, ठीक है, सब कुछ अच्छा है। लेकिन पार्ट 3 को ही अगर पावर दे दी जाए चेंज करने के तो आपकी लाइफ कभी किस दिशा में जाएगी आपको भी नहीं पता, ठीक है। सो दिस वॉज द थिंग। लॉ मेंशन इन द आर्टिकल 13 इंक्लूड्स ओनली ऑर्डिनरी लॉ एंड नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट्स, ठीक है। तो सिंपल सी बात ये थी कि सिर्फ लॉज है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अगर करना चाहें तो पार्लियामेंट आपके फंडामेंटल राइट्स को भी छीन सकती है। सो दिस वाज द जजमेंट अंडर शंकरी प्रसाद केस, ठीक है। नेक्स्ट वाज सज्जन सिंह केस 1965, अभी भी हमने इसका नाम पढ़ा पीछे, ठीक है। इसमें भी सेम चीज यही बोली गई थी कि पार्लियामेंट अमेंड कर सकती है इंक्लूडिंग द फंडामेंटल राइट्स। सो दिस वाज द सेम, बट हाँ आप इसके ईयर्स जरूर याद रखिएगा बिकॉज ईयर्स थोड़े ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। नेक्स्ट इज गोलकनाथ केस इन 1967। इसमें अपने दिस वाज द केस विच ओवर रूल द जजमेंट, ठीक है। इसमें ये बोला कि इट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इज ऑल्सो अ लॉ अंडर आर्टिकल 13। इससे पहले दो में ये था कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है वो आर्टिकल 13 के अंडर कवर नहीं होगा, बट दिस वन सेड कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है वो भी एज एन लॉ ही इसमें इंक्लूड होगा। फंडामेंटल राइट्स आर गिवन अ ट्रांसेंडेंटल एंड इम्यूटेबल पोजीशन एंड हेंस द पार्लियामेंट कैन नॉट एब्रिज और टेक अवे एनी ऑफ दीज राइट्स, ठीक है। इसमें पहले दो में हमने क्या बोला कि फंडामेंटल राइट्स को भी चेंज कर सकता है, पार्लियामेंट वॉज हैप्पी, ठीक है। बट द थिंग इज व्हेन इट कम्स टू द गोलकनाथ केस में बोला कि फंडामेंटल राइट्स एक ऐसा पार्ट है जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बेसिक है, दे आर ट्रांसेंडेंटल एंड इम्यूटेबल पोजीशन उसका होल्ड करते, दे आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो आप उस पर्टिकुलर चीज़ को चेंज नहीं कर सकते, पार्लियामेंट से पावर ले ली गई थी। बट अब यहाँ पे जब पार्लियामेंट से आप आज भी किसी से नॉर्मल पावर छीनते हैं तो कोई भी इंसान कुछ ना कुछ एक्शन ज़रूर लेता है, एंड सेम हैपेंड विद द पार्लियामेंट ऑल्सो। पार्लियामेंट लेके आई उस टाइम पे 24th अमेंडमेंट एक्ट, जिसमें इन्होंने बोला कि पार्लियामेंट हैज़ द पावर टू टेक अवे एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ये आया, पार्लियामेंट ने इस पर्टिकुलर चीज़ को अमेंड कर दिया। गोलकनाथ केस की जो जजमेंट आई थी उसको ओवररूल कर गया। 24th अमेंडमेंट एक्ट आया, उसने बोला कि हम ये चीज़ पर्टिकुलर फंडामेंटल राइट्स को चेंज कर सकते हैं। तो अभी आपने 3 केसेस देखे, शंकरी प्रसाद केस देखा, आपने सज्जन सिंह केस देखा, गोलकनाथ केस देखा। जब हमने देखा शंकरी प्रसाद केस, उसमें आपने बोला कि फंडामेंटल राइट्स को आप चेंज कर सकते हैं। सेम विद सज्जन सिंह केस, उसमें भी ये बोला कि फंडामेंटल राइट को चेंज कर सकते हैं। आपने देखा गोलकनाथ केस जिसमें बोला कि फंडामेंटल राइट इम्यूटेबल हैं, आप इनको चेंज नहीं कर सकते हैं, दे आर ट्रांसेंडेंटल इन नेचर, ठीक है। दीज आर द टर्म्स जो आप अपने आंसर राइटिंग में यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज दिस विल मेक, लिखेंगे तो सब सेम चीज़, बट कुछ वर्ड कुछ वोकैब ऐसी होती है जो आपके आंसर को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो आपने ये प्रोसेस में पढ़ा। देन केम द 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जिसने पार्लियामेंट ने बोला कि नहीं, हम फंडामेंटल राइट्स को भी चेंज कर सकते हैं। ओके, नाउ
the one of the most important case for the basic structure of the constitution, which is a golden case, जो सबसे बड़े बेंच भी है इस केस का, that is called केशवानंदा भारती केस. आपने अभी ये मेरे से नहीं सुना होगा. इवन बाकी जो हमने चैप्टर्स किए, जब हमने फंडामेंटल राइट्स किया या जब बाकी चैप्टर्स हमने किया, जब भी हमने बेसिक स्ट्रक्चर या कुछ नॉर्मल इंपॉर्टेंट चीज़ की बात की होगी, सो वी हैव स्टडीड दिस पर्टिकुलर केस एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केस टिल टुडे, दैट इज केशवानंदा भारती केस 1973. दिस वॉज द फर्स्ट टाइम विच डिफाइंड, या इस केस के अंडर ये डिफाइन किया गया था कि व्हाट इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द constitution. This is the very 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 important case. This case gave the new definition, new shape to the parliaments की power पे, हमारी citizens के लिए जो कौन सी चीज़ पे आप नहीं टच कर सकते हैं. दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट केस. सो इस पर्टिकुलर केस में जो क्वेश्चन था, इसको हम थोड़ा सा देखते हैं कि जो पार्लियामेंट की पावर है, या वो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की अनलिमिटेड है कि उसके ऊपर भी कोई रोक है. व्हेन इट कम्स टू अनलिमिटेड पावर तो वो आ जाती है डिक्टेटरशिप इन केस. ठीक है, तो हम तो फॉलो करते हैं डेमोक्रेसी की, लेकिन अगर आप किसी को अनलिमिटेड पावर्स देंगे, अगर किसी के पास पावर पे कोई रोक ही नहीं होगा, तो दैट इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दैट इज अ डिक्टेटरशिप. ठीक है, तो इस पर्टिकुलर केस में क्वेश्चन यही था, दैट वाज कुड पार्लियामेंट ऑल्टर, अमेंड, एब्रोगेट any part of the constitution even to the extent of taking away of all the fundamental rights. because अगर आप पावर दे रहे हैं तो एक दिन पार्लियामेंट उठ के सारे फंडामेंटल राइट्स भी आपसे लेके जा सकती है. जब हमने इमरजेंसी का चैप्टर किया था, उसमें भी हमने, जब इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी लगाई थी, उस टाइम पे फंडामेंटल राइट्स को कैसे कैंसल आउट किया गया था, वी हैव स्टडीड इट इन डिटेल. सो बेसिक थिंग इज जब ये केस चला, उसमें सिर्फ यही बात थी कि क्या पार्लियामेंट के अमेंड करने के ऊपर कोई भी रोक नहीं है, पार्लियामेंट कुछ भी अमेंड कर सकती है. दिस वॉज द मेन क्वेश्चन अंडर दिस पर्टिकुलर केस. सो इसमें आया एक लैंडमार्क जजमेंट जिसने डिफाइन किया बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन, जो हमने बिल्कुल स्टार्टिंग में फर्स्ट स्लाइड में पढ़ा था, जिसमें मैंने आपको क्लियरली बताया था कि व्हाट इज द डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर. वो इसी पर्टिकुलर केस में डिफाइन किया गया था. अब देखिए, इससे पहले हमने क्या पढ़ा कि 24th अमेंडमेंट एक्ट का आया था, तो सुप्रीम कोर्ट ने 24th अमेंडमेंट एक्ट को तो वैलिडेट कर दिया कि पार्लियामेंट इज एम्पावर्ड टू टेक अवे और एब्रिज any of the fundamental rights, पावर दे दी. However, such changes should not alter the basic structure of the constitution, and this was the thing जो एक एस्ट्रिक के साथ मेंशन कर दिया गया कि आप अमेंड कर सकते हैं, ले सकते हैं, राइट, लेकिन उसके साथ आपका जो बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो बिल्कुल भी हिलना नहीं चाहिए. द जजमेंट implied that the parliament can only amend the constitution and not rewrite it. The power to amend is not a power to destroy. So these were the statements used for the parliament's power. कि आपको पावर अगर दी गई है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन दोबारा से लिख दे. बिकॉज अगर आप पावर दे रहे हैं तो पार्लियामेंट तो सिर्फ अपना काम देखेगी ना कि हम, मेरे लिए ये सूट कर रहा है तो इसको अमेंड कर दीजिए. लेकिन अब बाउंड्रीज फिक्स कर दी गई. नाउ बाउंड्रीज आर फिक्स कि आप इस पर्टिकुलर चीज़ों को चेंज नहीं कर सकते हैं. आपको इन, अगर ये किसी इंसान की डिग्निटी, जो फंडामेंटल राइट्स हैं, जो बेसिक अधिकार हमारे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने सिटीजन्स को दिए हैं, हमारे देश की जनता के लिए जो बेसिक चीज़ें सोची गई हैं कि ये तो होना ही होना चाहिए, आप उस चीज़ को नहीं वापस ले सकते हैं. एंड दैट वाज मेनली डिफाइंड इन दिस पर्टिकुलर केस. तो पहली बार जो बेसिक स्ट्रक्चर का डेफिनेशन की बात की गई थी, जो थ्योरी की बात की गई थी, दैट वाज इन केशवानंदा भारती केस. ओके, बट इसमें कौन से फीचर्स हैं, कौन से नहीं हैं, ये डिफाइन नहीं किया गया था. थोड़ा सा चीज़ें बोला था कि बेसिक स्ट्रक्चर एंड ओनली लिस्टेड अ फ्यू प्रिंसिपल दैट फेडरलिज्म, सेक्युलरिज्म, डेमोक्रेसी. मान लीजिए, अब देखो एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं हम सेक्युलरिज्म को लेके हम लेते हैं रिलीजन के साथ. अगर पार्लियामेंट को आज ये पावर दी जाए कि वो सेक्युलरिज्म को ध्यान में ना रखे, ठीक है, कुछ भी अमेंड कर सकते, हो सकता है हिंदू मेजॉरिटी अगर कोई गवर्नमेंट आती है या कोई मुस्लिम मेजॉरिटी गवर्नमेंट आती है तो वो उस हिसाब से अपने रूल्स एंड रेगुलेशन बना दी जाए. तो जो हमारी कंट्री की वैरायटी है, डाइवर्सिटी है, उसको कौन प्रोटेक्ट करेगा. सो दिस कंसेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म इज इंक्लूडेड इन द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कि आप सेक्युलरिज्म को नहीं छेड़ेंगे. अगर किसी के आपकी किसी भी लॉ बनाने से इस पर्टिकुलर चीज़ को हानि नहीं हो सकती है तो आप फंडामेंटल राइट को भी चेंज कर सकते हैं. जैसे कि एग्जांपल है, अगर आपने कोई पर्टिकुलर सेक्शन को उससे बाहर निकाला है या किसी के लिए स्पेशल प्रिविलेजेस दी है, तो बाकी चीज़ों को नुकसान नहीं होना चाहिए.
सो दैट इज़ द मेन थ्योरी बिहाइंड इट, ठीक है। बट बेसिकली उस कॉन्स्टिट्यूशन में डायरेक्टली ऐसा नहीं है कि जब बेसिक स्ट्रक्चर को डिफाइन किया गया तो सारे प्रिंसिपल्स दे दिए, उसमें कुछ चेंज नहीं है। तो जब कोई डिफाइन नहीं करता, सो ऑफकोर्स जैसे जैसे जुडिशियल कुछ केस टू केस वेरी करेगा कि कौन सी चीज़ कैसे आएगी, कौन सा चीज़ बेसिक स्ट्रक्चर में आएगा, कौन सी चीज़ बेसिक स्ट्रक्चर में नहीं आएगी। सो आज तक भी जैसे जैसे हमारे केसेस आते हैं तो वो जजमेंट्स में ओवररूल होता रहता है कि हाँ दिस पर्टिकुलर पार्ट इज द बेसिक स्ट्रक्चर। ओके, नाउ देन कम्स द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। इसमें बोला गया कि अंडर आर्टिकल 33 देयर इज नो लिमिटेशन ऑन द कॉन्स्टिट्यूएंट पावर ऑफ पार्लियामेंट एंड इट बेयर द कोर्ट्स फ्रॉम द क्वेश्चनिंग सच अमेंडमेंट्स। सो बेसिकली दिस वाज रिलेटेड टू द जुडिशियल रिव्यू। मैंने अभी आपको बोला कि केस टू केस डिफाइन करता है, मान लो पार्लियामेंट कभी कुछ ऐसा वापस से कर देती है, फिर उसके ऊपर केस चलेगा, देन द सुप्रीम कोर्ट विल डिफाइन। तो इसमें क्या बोला गया कि 368 के अंदर वो कुछ भी चेंज कर सकती हैं एंड कोर्ट के पास पावर नहीं है। नाउ द थिंग इज अबाउट द कोर्ट कि कोर्ट के पास ऐसी कोई पावर नहीं है कि वो इस चीज़ को क्वेश्चन करे या कैंसिल करे। ओके, तो इसके ऊपर एक केस आता है दैट इज मिनर्वा मिल्स केस। एंड मिनर्वा मिल्स केस में क्या बोलते हैं कि जुडिशियल रिव्यू जो है दैट इज द बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट, ठीक है। तो पार्लियामेंट उसको कैंसिल आउट नहीं कर सकती है। सो दिस इज वन ऑफ द एग्जाम्पल एंड वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट केस जिसमें जुडिशियल रिव्यू को भी बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में डाला गया था कि हाँ ये पर्टिकुलर चीज़ें हैं, आप जुडिशियल रिव्यू अगर पार्लियामेंट कुछ ऐसा रखती है सो दैट कोई अमेंडमेंट लाती है, ठीक है, तो जुडिशियल रिव्यू उस पर हो सकता है। जुडिशरी कैन क्वेश्चन इट, जुडिशरी उसको ओवररूल कर सकती है, जुडिशरी उसको कैंसल आउट भी कर सकती है इफ इट इज अफेक्टिंग द फंडामेंटल थिंग ऑफ आर द कॉन्स्टिट्यूशन, नॉट इवन द राइट्स। बट अगर कोई बेसिक चीज़ जो किसी को मिलनी चाहिए वो पार्लियामेंट एब्रोकेट कर दे, रिपील कर दे, ऐड कर दे, कुछ भी कर दे, ठीक है, और उसमें अगर जुडिशरी को लगता है कि ये नहीं सही है, ये किसी की डिग्निटी या बेसिक स्ट्रक्चर को हानि दे रहा है, तो जुडिशरी के पास पूरा का पूरा पावर है उसके ऊपर रिव्यू करने का। सो जुडिशियल रिव्यू जो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट बना था दैट वाज अंडर द मिनर्वा मिल्स केस। नाउ अभी हम थोड़ा सा बस जस्ट नाउ यू विल जस्ट गिव लुक ऑन द फीचर्स ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो यू विल स्टडी कि आपको जो लगता है चीज़ें नॉर्मल है, आपको एक बार ये आप रीड भी करेंगे देन यू विल स्टडी कि नहीं कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो वेरी बेसिक है, बट अगर पार्लियामेंट से अगर इसको बेसिक स्ट्रक्चर में डिफाइन नहीं किया जाता तो हो सकता है पार्लियामेंट इस पर्टिकुलर चीज़ को चेंज भी कर देती, बिकॉज अनलिमिटेड पावर्स आर ऑलवेज हार्मफुल बिकॉज इट विल लीड यू टू द डिक्टेटरशिप नॉट टू द डेमोक्रेसी। एंड डेमोक्रेसी अपने आप में एक हमारे देश की पहचान है। Okay, so features are related to supremacy of the constitution, rule of law, sovereignty, liberty and republic nature, judicial reform, harmony and balance between the fundamental rights and DPSPs, separation of powers, federal character, parliamentary system। See parliamentary system भी included है हमारे basic feature। ऐसा नहीं आप अगले दिन उठ के बोलेंगे now we will make the presidential system, no, it's a basic structure of the constitution। Rule of equality, unity and integrity of the nation, free and fair elections, power of supreme court, ये particular articles के अंदर, high court की power, limited power of parliament to amend the constitution, जो लिमिट पावर की गई वो भी बेसिक स्ट्रक्चर है, वेलफेयर स्टेट, फ्रीडम एंड डिग्निटी ऑफ एन इंडिविजुअल। और इसके साथ आई थिंक सबसे मेन होता है फंडामेंटल राइट है, बिकॉज डिग्निटी सिटीजन के लिए, किसी इंडिविजुअल के लिए जो राइट अधिकार से कुछ भी दिया गया दैट इज रिलेटेड टू द फंडामेंटल राइट्स ओनली। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर चैप्टर दैट इज बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सी दिस इज द चैप्टर विच इज इंपॉर्टेंट टू स्टडी द अदर चैप्टर्स। हो सकता है आपको इसे क्वेश्चन ना मिले, पेपर पर्सपेक्टिव से आपको क्वेश्चन इसमें ना मिले, बट द थिंग इज यू शुड नो कि कौन सी हमारी चीज़ बेसिक है। बट हाँ, जो हमने केसेस इसमें पढ़े दैट पर्टिकुलर केसेस आर वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ इन केसेस के साथ आपको क्वेश्चन ज़रूर मिल सकता है। अभी हम जो प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे ये कहीं ना किसी एग्जाम्स में आए भी हुए हैं। सो यू शुड बी वेरी मच क्लियर विद द केसेस वाला पार्ट, अमेंडमेंट्स वाला पार्ट। ओके, सो लेट्स सी द क्वेश्चन। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज match the following judicial cases with the elements of basic structure as declared by the Supreme Court. केशवानंदा भारती केस, मिनर्वा मिल्स केस, किलोतो-ओलन केस एंड एम नागराज केस। सो अगर आपको इसमें कुछ भी नहीं पता है तो पहली चीज़ जो अभी हमने कंप्लीट किया दैट इज मिनर्वा मिल्स केस के साथ जो लिंक्ड है दैट इज जुडिशियल रिव्यू, मतलब बी के साथ 3, तो दिस कैंसल। अब बचते हैं बाकी, तो आपको इसमें एक चीज़, ये दोनों केसेस हम बाकी कभी लेक्चर्स में पढ़ेंगे, बट यस अगर आप एक बार ध्यान देखेंगे तो जो केशवानंदा भारती केस है सबसे पहले जो हमारी बात हुई थी दैट वाज द फ्रीडम ऑफ डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल। इसी के लिए तो सारा का सारा ये एक्सप्लेन हुआ था बेसिक स्ट्रक्चर। सो द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन विल बी बी। ओके, नेक्स्ट इज सी कुछ क्वेश्चन ना आपको
एक कॉमन सेंस से भी करने पड़ेंगे। देखिए हमने बोला कि पहली बार जो केशवानंदा, मान लीजिए अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं भी आता, यू ओनली नो अबाउट द मिनर्वा मिल्स केस, तो अब एक चीज़ देखिए, दो एलिमिनेट हो चुके थे, अब आपको इसमें एक चीज़ देखना पड़ेगा कि जो केशवानंदा भारती केस है वो हम बात कर रहे हैं कि सबसे पहला केस था जिसने बेसिक स्ट्रक्चर को डिफाइन किया था। सो अगर कोई पहला चीज़ है तो सबसे पहले वो किसकी बात करेगा? हमारे पास 3 ऑप्शन, फ्री एंड फेयर इलेक्शन, प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी, फ्रीडम एंड डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल। तो बेसिक स्ट्रक्चर का जो सारा का सारा खेल था दैट वाज रिलेटेड टू द इंडिविजुअल्स ओनली, कि ऐसा ना हो ना किसी दिन उठ के आपके सारे अधिकार ले लिए जाए। तो जब मेन फोकस हुआ था तो दिस शुड बी द फर्स्ट थिंग। कभी कभी आपको चॉइसेस पे खेलना पड़ता है, एंड दिस इज द टाइप ऑफ क्वेश्चन अगर आपको बाकी 2 केसेस के बारे में नहीं पता है। फाइन। Next is, which of the following acts amended both the articles 13 and 368? So I think ये आप सबको आता होगा, that is answer number A. This is the option which will mark you correct. 24th Amendment Act हमने अभी पढ़ा, जिसमें पार्लियामेंट ने बोला था कि हमारे पास completely पावर है किसी भी पार्ट को चेंज करने की, जिसमें आपको कुछ एंड पार्लियामेंट कोई भी पार्ट इंक्लूडिंग द फंडामेंटल राइट्स उसको चेंज कर सकती है। ये किसके बाद आया था? गोलकनाथ सिंह केस के बाद, एंड देन उसके बाद आया था केशवानंदा भारती केस, जिसने पूरी की पूरी पिक्चर को बहुत क्लियर किया एंड जिसका बेस बनाया। सो दैट्स ऑल अबाउट द टुडेज लेक्चर। आई जस्ट होप कि अब आपको बेसिक स्ट्रक्चर को लेके जितना पोर्शन है ये आपको क्लियर हो गया हो, एंड सेकेंडली इससे क्वेश्चन पर्सपेक्टिव है बट इन केसेस को आप जरूर ध्यान में रखिएगा। सो दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच, होप यू लाइक दिस लेक्चर, डू सब्सक्राइब द चैनल एंड डाउनलोड आवर ऐप।